हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 मार्क क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप एक बार अटेम्प्ट कर लें, फिर वीडियो को पॉज कर दें। फिर वीडियो को पॉज करने के बाद आप मेरे आंसर को रिव्यू करके आप अपना मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको सारी क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करते हुए आप कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर अटेम्प्ट करने के बाद आप मेरे आंसर को आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करते हुए आप सारे क्वेश्चन को करते जाइए, फिर आप इस तरह से क्वेश्चन को एक बार रूबरू हो जाइए। आप अपना खुद का अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन को वीडियो को रिज्यूम करके आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो सॉल्यूशन 1 बाय 1। तो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, है ना, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको जहाँ जहाँ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप वैसे करेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रिलेटेड टू ब्लैंक स्पेस स्टेट ऑफ चार्ज। तो इसमें आप क्या भरे हैं, तो इसमें यदि आपका आंसर यदि स्टेशनरी है, स्टेशनरी या स्टैटिक और रेस्ट, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है चार्जेज एट रेस्ट, है ना। सेकंड क्वेश्चन, गोल्ड लीफ इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्कोप बिकॉज गोल्ड इज द, तो इसका आंसर है आपका मोस्ट मैलिएबल सब्सटेंस, है ना। मोस्ट मैलिएबल सब्सटेंस प्रॉपर्टी ये है, इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड लीफ का यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, है ना, ताकि उसे पतली पतली हम लोग पत्ती उसे बना पाते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन, द 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेज आर, तो इसका आंसर है फ्रिक्शन, फर्स्ट फ्रिक्शन, फिर आपका कंडक्शन एंड इंडक्शन, है ना। ऐसा नहीं कि कोई यदि बच्चा 2 लिखा होगा और 3 नहीं लिखा होगा तो उसको भी 0 मार्क्स मिलेगा। ये तीनों सही है तभी उसको 1 मार्क मिलेगा, है ना। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है। फोर्थ क्वेश्चन, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज आर, ठीक है, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज आर, तो आपको क्या क्या लिखे हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग, है ना। तो एडिटिविटी, एडिटिविटी इसका एक प्रॉपर्टीज है, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, एंड क्वांटाइजेशन, ठीक है, ये इसके बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। और यदि आप लोग कुछ कुछ दूसरा लिखे होंगे तो बेसिक प्रॉपर्टीज उसके नहीं है ना, लाइक चार्ज, रिपेल, एच अदर, ये सब उसके बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं, यही इसके बेसिक प्रॉपर्टीज है, एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नंबर 5th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट बाई -2 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसका आंसर क्या होगा, Q इक्वल टू ए नीचे बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज N इक्वल टू Q बाई E। तो Q की वैल्यू आप 2 रखिए, मैं साइन पे बस मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.-19, तो इसको सिंप्लीफाई आप कीजिएगा तो आपके पास आंसर जो आएगा 1.25 × 10⁻19। 1 कूलम का जिसको आंसर पता हो कि 1 कूलम में कितना होता है, तो 6.25 × 10⁻18, है ना, जिसको ये पता होगा कि 1 कूलम में कितने चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका आंसर ये होता है। तो 2 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर तब भी आ जाएगा, या आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू रब ए रॉड विथ वूल while holding a rod in your hand, you will not be able to charge the rod, true or false? ट्रू, बिकॉज जैसे ही आपसे होते हुए चार्ज क्या चला जाएगा, नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ चला जाएगा, तो चार्ज फिट नहीं हो पाएगा, है ना, तो इंसुलेटिंग स्टैंड होना चाहिए, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द चार्ज बॉडीज हैव मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन सच एज इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जिंग, फ्लाई कलेक्टिंग एज कलेक्शन इन चिमनी एंड नो इम्पैक्ट इन चिमनी प्लेटिंग एंड, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, सोच के बताइए आप लोग। तो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा कि फोटो कॉपिंग और
एनी अदर एप्लीकेशन, है ना। फोटोकॉपिंग में इसका यूज होता है ना। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर चार्ज ओनली। तो सिमिलरली सेम स्टेशनरी चार्ज मतलब चार्जेज एट रेस्ट, है ना, या कोई लिखा होगा स्टैटिक चार्ज तो उसका भी सही है, स्टैटिक भी लिखा होगा तब भी उसका भी सही है ना। तो स्टेशनरी चार्ज और स्टैटिक चार्ज ओनली। न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ स्पेस अप मार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन, एक प्रोटॉन पे पूछा जाता है और एक न्यूट्रॉन पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो आपको पता हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स होते हैं, है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स होते हैं, 3 क्वार्क्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स में होते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? 0 चार्ज। अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो +2e/3 होता है और डाउन क्वार्क पे आपका -e/3 होता है। तो सोचिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। न्यूट्रॉन पे चूंकि टोटल चार्ज मेरे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? 0 मुझे चाहिए। इस पे चार्ज कितना चाहिए? तो न्यूट्रॉन पे मुझे चार्ज 0 चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? अब सोचिए, अप क्वार्क की संख्या में यदि अप क्वार्क का नंबर मैं यदि 1 रखूँ और डाउन क्वार्क का मैं नंबर 2 रखूँ तो ये मिलकर +2e/3 और ये 2 डाउन क्वार्क मिलकर -2e/3। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे आपके, है ना। फाइनली आपके दोनों मिलके 0 बन जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर। यही कंसेप्ट जो मैं आपको कंसेप्ट बताया हूँ कि 3 क्वार्क कंसेप्ट, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बोर्ड्स में आपको 2021 में। तो आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि ये प्रोटॉन कंटेन्स अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। तो कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हुए आप फिल इन द ब्लैंक कीजिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। सोचिए, आपको प्रोटॉन पे आपको पता है कि प्रोटॉन पे कितने चार्ज होने चाहिए? +1e होना चाहिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है ना, मैग्नीट्यूड सेम होता है, पोलरिटी अलग अलग होता है ना। तो +e आना चाहिए। सोचिए कैसे होगा इस पे। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि हमेशा दोनों में मिलाकर 3 क्वार्क्स तो होना ही होना है। ऐसा नहीं कि आप बोल दीजिए कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है ना। 3 क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से आपको बनाना है ना। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें 2 अप क्वार्क इसमें रखिए, ठीक है, और 1 डाउन क्वार्क रखिए, 1 डाउन क्वार्क, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आगे आंसर देख लीजिए, क्योंकि 2 अप क्वार्क से आपका क्या बन जाएगा? 4e/3 बनेगा प्लस में, और 1 डाउन क्वार्क से क्या बनेगा? -e/3। जब दोनों को आप क्या कीजिएगा? ऐड कीजिएगा, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? +3e/3 बनेगा, है ना। तो +3/3 बनेगा, तो 3 से 3 खत्म, कैंसिल होगा, तो +e आपके पास चार्ज आ गया। तो आपका इसमें ऑप्शन होगा आपका 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। तो इस तरह से आप आंसर को अपना मैच कर सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन सही है ना। आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर फाइंडिंग फोर्स ऑन गिवन चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज वी कैन नॉट यूज ब्लैंक स्पेस अलोन बट वी हैव टू अप्लाई along with this। तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट ब्लैंक में जो ऑप्शन होगा, वी कैन नॉट यूज कूलम्ब लॉ, है ना, कूलम्ब्स लॉ एलोन, है ना, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज ही होता है। बट वी हैव टू अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। कौन सा प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, along with कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो यदि एक भी आपका गलत होगा तो आंसर पूरा नहीं होगा आपका, है ना। तो आपको यदि तीनों आप फिलअप कर दिए होंगे तो आपके आंसर तब जाके 1 मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो पता होगा सुपरपोजिशन क्या होता है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? एफ नेट या ई नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एफ नेट इक्वल टू F1 + F2 + F3। इस तरह से हम लोग बहुत जितने चार्जेज होते हैं उस पर हम लोग फोर्स निकाल के उनका वेक्टर एडिशन करते हैं। इस तरह से ई नेट भी लगाते हैं ना। ई नेट के लिए भी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं ना। तो कूलम्ब्स लॉ को उतने बार अप्लाई करना पड़ता है हमें, है ना।
तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन। ठीक है, क्लियर है? ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो पता होगा ही, है ना। तो मैं चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे, है ना। फिर 12th क्वेश्चन है, 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन द नेट फोर्स ऑन द 4 चार्ज क्यू प्लेस्ड एट इन सेंटर विल बी इनसाइड द ट्रायंगल, है ना। इनसाइड द ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ये तो बच्चे जो करे होंगे उनके लिए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्यू 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 वर्टेक्स पे चार्ज आपका ABC मान लीजिए वर्टेक्स है, और O सपोज कीजिए कि इन सेंटर है ना। क्लियर है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब कुछ सेंटर, सेंट्रोइड, सब कुछ एक ही जगह होता है ना। तो आपको पता होगा कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू आप रखे हुए हैं, यहाँ पे क्या रखे हैं आप, प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स आपको 0 होगा, कोई दिक्कत? क्योंकि चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। क्योंकि प्लस क्यू एक उस तरफ फोर्स लगेगा, सपोज कि सेम नेचर के हैं, है ना। तो इस तरफ तीनों के कारण ऐसे फोर्स लगेगा, और उनके बीच का एंगल कितना होगा, 120 120 120, है ना। क्लियर है? तो इस तरह से आपको दोनों तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, है ना। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि डिस्टेंस सब कुछ सेम है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सब कुछ डिस्टेंस सेम है ना। O का A से, O का B से, O का C से। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा क्योंकि चार्ज भी सेम है। फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R² आप लगाइएगा तो, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाने से आपको पता होगी टू इक्वल फोर्स यदि 120 डिग्री पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका भी F ही होता है ना, और उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो इस F और इस F, दो F के कारण जो इन दो फोर्स का जो रिजल्टेंट बनेगा वो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब 60 डिग्री पे, है ना। क्लियर है? 60 डिग्री और 60 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड F होगा। तो ये फोर्स हो गया, और ये फोर्स आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। ये फोर्स और ये फोर्स आपको एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो एफ नेट इसका क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा। तो सेंट्रॉइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा होगा उस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो आपको समझना होगा इस बात को, है ना। आपके पास ये सिनेरियो है ना। और यहाँ पे बोला गया कि 2 स्मॉल बॉल्स, है ना, दोनों स्मॉल बॉल्स हैं, है ना, 2 स्मॉल बॉल। ठीक है, मैं मान लेता ऐसे एकदम 2 सेट वो ऐसे हैं, ठीक है। लेंथ इनका LL दिया गया आपके पास। सेटअप टेकन टू इन सैटेलाइट इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं मतलब G 0 है, मतलब उनका मास का कोई इफेक्ट हमारे पास नहीं होगा। नो ग्रेविटी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रिंग्स एंड टेंशन बिटवीन द ईच स्ट्रिंग। तो यदि ग्रेविटेशन होता तो फिगर कैसा बनता था, जिनको पता होगा कि ऐसा फिगर बनता है ना, अगर ग्रेविटेशन होता है तो, क्योंकि Ng और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है, इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगेगा और इस पे फोर्स ड्यू टू mg लगेगा, है ना। कोई दिक्कत? फोर्स ड्यू टू mg डाउनवर्ड लगेगा। तो ये इस तरह से इनका रिजल्टेंट चूंकि इस तरफ बनेगा तो इस डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। बट यहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं है तो दोनों में मैक्सिमम रिपल्सन होगा, और रिपल चूंकि काउंटर बैलेंस करने कोई फोर्स नहीं है तो दोनों स्ट्रेट हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में दोनों क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। तो दोनों स्ट्रेट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनके बीच का काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ भी Q और यहाँ भी Q, इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ भी Q, इनके बीच का डिस्टेंस 12 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L, तो 12 हो जाएगा। तो इनके बीच में एंगल जो होगा वो 180 डिग्री, और उनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स कोलम्बिक स्लोप से KQ1, कोलम्बिक स्लोप से KQ1 Q2 बाई R²। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, K, दोनों का मैग्नीट्यूड KQ² बाई R की वैल्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2L², तो KQ² बाई 4L², और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन A है ना। तो दिस इज योर ट्रू वन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए 3 चार्जेस दिखाया गया है, जिसमें 3 चार्जेस -Q1 प्लस Q2 एंड -Q3, है ना। प्लेस एज शोन इन द फिगर। तो एक कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन Q1 इस पे फोर्स आपको बताना है ना, प्रोपोर्शनल टू। तो इसके लिए वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, है ना, वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार क्लियर डायग्राम आपके लिए बना लेता हूँ, कैसे कैसे डायग्राम है। यहाँ पे आपका -Q3 है, यहाँ पे -Q1 है, और यहाँ पे
प्लस Q2 है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस B दिया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस A दिया गया है, और ये एंगल आपको थीटा दिया गया है। ठीक है, तो फोर्स को रिजॉल्व करते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है, फोर्स को रिजॉल्व करना। फोर्स रिजॉल्व करते हैं तो ये फोर्स का जो ये फोर्स Q3 Q1 पे फोर्स इस तरफ लगाएगा, सॉरी इस तरफ लगाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, और Q प्लस Q2 इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस तरफ। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, है ना। तो इसका इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं इसका नाम F1 दे दिया, इसका नाम F2 दे दिया, तो F1 का डायरेक्शन तो इस तरफ है, और F2 को मैं शिफ्ट करके ऐसे लेकर आ गया, है ना। F2 को इस तरह शिफ्ट कर दिया। तो अब ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल थीटा बनेगा। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, ये एंगल थीटा बनेगा। मैं आपको फिगर से भी समझा दिया कि ये एंगल थीटा बनेगा। तो F2 का कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, F2 cos थीटा होगा, और इस तरफ कंपोनेंट F2 sin थीटा होगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्स एलोंग में पूछा गया है। ये यदि एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मुझे एक्स एक्सिस वाला ही कंपोनेंट बस पूछा गया है। तो F1 राइट, F1 तो बता दिया हूँ कि F1 क्या है। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, K अट्रैक्टिव फोर्स है, वो तो मैं पहले बता दिया हूँ। तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, K Q1 Q2 बाई B स्क्वायर, और F2 cos, चूँकि F2 sin थीटा की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि दोनों F1 एंड F2 sin थीटा की रिक्वायरमेंट है। तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो F2 का मैग्नीट्यूड K Q1, तो Q1 की जगह पे अब Q1 है, और Q2 की जगह पे Q3 है, बाई A स्क्वायर। अब साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा में देखिए ऑप्शन में आपके पास cos थीटा sin थीटा के टर्म में आंसर दिया गया है। कोई दिक्कत है, तो मैं चूंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली, है ना, क्योंकि मैं वेक्टर को ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुका हूँ, और मुझे नेट फोर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में चाहिए। तो एक्स के डायरेक्शन में F1 प्लस F2 sin थीटा ही लग रहा है। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो K Q1 Q2 बाई B स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 बाई A स्क्वायर साइन थीटा, दिस इज योर आंसर। तो आपका मैच करते हुए आंसर कौन सा है, अब प्रोपोर्शन पूछा गया है तो K कांस्टेंट ले लीजिए, है ना। प्रोपोर्शन तो आपका वेरिएबल सिर्फ, और Q1 भी कांस्टेंट ही है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन दिखाई देगा आपको, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि प्लस साइन थीटा से मुझे तो बस एक ही दिखाई दे रहा है। तो दैट इज योर आंसर थर्ड। ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जो कांस्टेंट होगा टर्म बाहर निकाल लीजिएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपके कितनों बच्चों को 14 आउट ऑफ 14 आया, जिनके भी आए होंगे वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।